नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की बात में आज सबसे पहले चर्चा अविश्वास प्रस्ताव की। विपक्ष ने आज मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव पर 3 दिनों तक चर्चा होगी। आज पहले दिन लोकसभा में क्या हुआ, किसने क्या कहा, इसका पूरा ब्यौरा हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर क्या तंज कसा और लोकसभा में नंबर गेम में फिसड्डी होने के बावजूद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश किया, इसका विश्लेषण भी हम आपके लिए करेंगे। उधर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी क्यों हंगामा बरपा है, हम आपको ये भी बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं और बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गई और कोर्ट ने क्या कहा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की बात के सफर की। मोदी सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। इस चर्चा में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों तक 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को हर मोर्चे पर नाकाम बताने की रणनीति के साथ सदन में उतरा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तैयारी भी पूरी। चर्चा की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को अंतिम गेंद पर छक्का मारने का गुरु मंत्र दिया है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मणिपुर पर चुप्पी और दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी की मंशा अपने बेटे को सेट करने की और दामाद को भेंट देने की। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पार्ट 2। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार घमासान। पीएम को सिर्फ अपनी छवि की चिंता, देश के मुद्दों से सरोकार नहीं। मणिपुर पर पीएम की चुप्पी पर उठाए गए सवाल। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में आज मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक 18 घंटे तक चलने वाली इस बहस का जोरदार आगाज हुआ। कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, उनका देश के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए गौरव गोगोई ने पूछा कि आखिर उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। वहीं तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि जो भी देश से प्यार करता है वो मोदी को पसंद नहीं करता। निशिकांत दुबे पर प्रहार करते हुए सौगत राय ने कहा वो ऐसी संस्था से आते हैं जिन पर गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा दिया गया था। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। Confidence in the Supreme Court, which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India more. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट के आधार पर इस सदन में आए, उस कोर्ट ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, सिर्फ स्टे दिया है। ये आज भी कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्यों माफी मांगेंगे। मोदी तो बहुत छोटी जात हैं, बहुत नीच जात हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी से वो क्यों माफी मांगेंगे, ये बड़े आदमी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं,
निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सावरकर हो भी नहीं सकते, पूरी जिंदगी सावरकर नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारे, आप कभी सावरकर नहीं हो सकते। इसी के साथ निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ 2 काम है, पहला बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट देना। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। अंक गणित के लिहाज से अविश्वास प्रस्ताव का औंधे मुंह गिरना लगभग तय है, लेकिन मिशन 2024 से पहले दोनों धड़े अविश्वास प्रस्ताव को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की जुगत में। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरे आक्रामक मोड में है। विपक्ष के हर वार पर जोरदार पलटवार की तैयारी के साथ सत्ता पक्ष भी सदन में उतरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष की आवाज को कितना बुलंद कर पाते हैं। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद प्रधानमंत्री विपक्ष पर कितना जोरदार प्रहार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आज लोकसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष आशंकाओं से भरा और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। पीएम का तंज भी लाजमी है। लोकसभा में नंबर गेम में विपक्ष पीछे है, बावजूद इसके वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया। ऐसे में जानना जरूरी है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है और अब तक पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव का सक्सेस रेट क्या रहा। संसद में आज विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ है। विपक्ष ये बात दिखाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी सांसदों का शुक्रिया जिन्होंने ये सेमीफाइनल जीत लिया। इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 3 दिन 8, 9 और 10 अगस्त तक 18 घंटे चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी को करीब 7 घंटे का वक्त दिया गया है और कांग्रेस को 1.25 घंटे का। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी पार्टियों के सांसदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 घंटे में से चर्चा की टाइमिंग अलॉट की गई है। 1 घंटे 10 मिनट का वक्त दूसरी पार्टियों और इंडिपेंडेंट सांसदों को दिया गया है। 9 अगस्त तक सभी दलों के सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन ये कभी सफल नहीं रहे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वहीं 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं, विश्वास प्रस्ताव था। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि उसके पास सदन का भरोसा है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। विश्वास प्रस्ताव के जरिए 2 बार और सरकार गिर चुकी है। 7 नवंबर 1990 को VP सिंह सरकार और 11 अप्रैल 1997 को देवगौड़ा सरकार। लेकिन इस बार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए उस पर वोटिंग के समय लोकसभा में मौजूद 50% +1 सांसदों के वोटों की जरूरत होती है। मोदी सरकार
आराम से इसे हासिल कर लेगी। लोकसभा में मोदी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 333 सांसद हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास महज 143 सांसद हैं। उधर किसी भी गुट में शामिल होने वाले दलों के सांसदों की संख्या 64 है, वो भी इनमें से ज्यादातर वोटिंग के वक्त सरकार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष को पता है कि उसकी हार निश्चित है तो फिर उसने अविश्वास प्रस्ताव को क्यों पेश किया। दरअसल इसके पीछे विपक्ष की बड़ी रणनीति है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए केवल विपक्ष न केवल पीएम को सदन में बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है, बल्कि इसके जरिए वो अपने गठबंधन INDIA की ताकत भी प्रदर्शित करना चाहता है। कई मौके ऐसे आए हैं जब गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद उसमें मनमुटाव और दरार की खबरें आती रही हैं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक के नेताओं की नाराजगी को अपुष्ट खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है, ताकि 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता की एक मजबूत पिक्चर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए जोरदार पलटवार किया। और इसके साथ ही 43 वर्ष के बाद विधानसभा में मुरादाबाद दंगे से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की ये रिपोर्ट पेश की गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में गहमा गहमी रही। सरकार ने 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सदन में पेश की। इस दंगे में 80 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय राज्य में VP सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। मुरादाबाद में हुए इन दंगों की रिपोर्ट जांच आयोग ने नवंबर 1983 में ही सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। बीते दिनों राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं सरकार का कहना है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से लोगों को मुरादाबाद दंगों की सच्चाई पता चलेगी। देखिए, आज वो सत्ता में है, कोई भी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। हम जानते हैं कि जब वो कांड हुआ था, वो कांड करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे। कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलों की बौछार की और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। सपा मुखिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के साथ ही प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी हुई है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 19 से घटकर 3 से 4% तक सीमित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक अन्य प्रश्न में सरकार से 2017 से 2022 तक 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी के बारे में पूछा, तो जवाब देने के साथ ही सीएम योगी ने इशारों में समान नागरिक संहिता का भी जिक्र कर दिया। 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था।
और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को महंगाई और कालाबाजारी के मुद्दे पर घेरा। इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो इस साल के वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट होगा। इसके माध्यम से योगी सरकार अपनी कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का इंतजाम करेगी, ताकि राज्य में विकास को जो गति मिली है उसे बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक फैसला नहीं था, बल्कि राजनीतिक फैसला था और ये गलत फैसला था। कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी व्याख्या के जरिए अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई भी संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तीसरे दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। मामले में एक याचिकाकर्ता अकबर लोन की तरफ से वकील सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला का 5 नवंबर 1951 के भाषण का हवाला दिया, जिसमें भारत में विलय स्वीकार किया। सिब्बल ने कहा, भारत सरकार ने कहा था कि वो चाहती है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो और उसकी भूमि आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाए, उसके बाद राज्य के विलय पर लोगों द्वारा जनमत संग्रह का विषय आया। सिब्बल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद के लिए संविधान बनाया, जैसे भारत के लोगों ने खुद को संविधान दिया। CJI ने कहा कि शेख अब्दुल्ला का सबसे बड़ा तर्क जो उनके पक्ष में दिया जा सकता है वो ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है। CJI ने कहा कि देखिए शेख अब्दुल्ला इसे कैसे कहते हैं। पाकिस्तान द्वारा एक मुस्लिम राज्य होने का ये दावा इस तथ्य को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है कि मूलतः यह एक सामंती राज्य है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आप एक कार्यकारी अधिनियम द्वारा संविधान के प्रावधानों को हटा सकते हैं? आप अनुच्छेद 3 को बदलकर जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि आप किसी कार्यकारी अधिनियम द्वारा विधानसभा को संविधान सभा में नहीं बदल सकते। जस्टिस कौल ने कहा, आप कह रहे हैं कि ये एक कार्यकारी अधिनियम है। सिब्बल ने कहा, अनुच्छेद 356 कार्यकारी है, साथ ही अनुच्छेद 368 की परिभाषा कार्यकारी है। संसद तब सामने आई जब कार्यकारी अधिनियमों के माध्यम से परिवर्तन पहले ही किए जा चुके थे। हम उसे चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि ये संवैधानिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है। CJI ने पूछा कि अनुच्छेद 370 के खंड 3 के प्रावधान पर क्या संविधान सभा में कुछ ऐसा हुआ था जो इस बात पर प्रकाश डाल सके कि उस समय संविधान सभा किस रास्ते पर जाने के लिए इच्छुक थी। न्यायालय ने ये जानने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसीलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा JNK, जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार था, 1957 में अस्तित्व में नहीं थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा था कि अगर ये मान लिया जाए कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया, तो क्या ये अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन जाएगा? सिब्बल ने कहा कि भूमि कानूनों और पर्सनल लॉ से जुड़े कानून को छोड़कर अधिकांश भारतीय कानून वहां लागू होते हैं, इसीलिए 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य के सिवाय और कुछ नहीं है कि हमने 370 को हटा दिया है। CJI ने कहा, अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे निरस्त किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा, नहीं,
किसी व्याख्या के जरिए आप 370 में संशोधन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकते और जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा, अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य के कैरेक्टर को खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व CGI रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए बयान का भी जिक्र हुआ। इस पर CGI ने कहा कि जब भी आप हमारे किसी सहयोगी का जिक्र करते हैं तो उसके लिए आपको मौजूदा सहयोगी का ही जिक्र करना होगा, क्योंकि एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते उस समय जो भी कहते हैं वो बाध्यकारी नहीं है बल्कि एक राय भर ही होती है। CGI की अध्यक्षता वाली बेंच में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बिल्किस बानो की वकील ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार की ओर से फैसला गलत तरीके से लिया गया था। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, केंद्र को पार्टी नहीं बनाया गया। बिल्किस की ओर से कहा गया कि नियमों के तहत उन्हें दोषी ठहराने वाले जज से राय लेनी होती है। बुधवार को जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की लोकस पर विचार करेगी कि क्या उनकी याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। इसके बाद दोषियों की तरफ से दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या करने के लिए 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने बीते साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इस सदमे से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने कहा कि उन्हें 2 बार सदमा लगा है। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। बिल्किस बानो के वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार द्वारा निर्णय गलत तरीके से लिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, केंद्र को पार्टी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दोषी राधे श्याम के आवेदन के संबंध में था, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दे दी। और तो और पीड़ित होने के नाते मुझे भी रिहाई होने तक फैसले के बारे में पता ही नहीं था। बिल्किस की ओर से कहा गया कि ये जल्दबाजी में लिया गया मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान हमारे तर्क पर विचार नहीं किया। गुजरात सरकार ने केवल इस बात पर आपत्ति जताई कि रिहाई का निर्णय कौन सी सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य दोषियों के लिए समय पूर्व रिहाई के आदेश राधे श्याम मामले में पारित आदेश के आधार पर ही तैयार किए गए, जबकि ADGP की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी। बिल्किस की वकील ने CRPC की धारा 432 के हवाले से कहा कि सरकार ने रिहाई से पहले ट्रायल जज के विचार भी लिए। ट्रायल जज ने भी उनको न रिहा किए जाने की कई वजह बताई। CBI ने भी यही विचार जताए। शोभा गुप्ता ने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और अन्य कई कोर्ट्स के फैसले का भी हवाला दिया। शोभा गुप्ता ने जेल सुपरिटेंडेंट की कैदी के बर्ताव की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस पर कोर्ट का कहना था कि जेल अधीक्षक की भूमिका सीमित होती है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई 1992 और फिर 2014 की नीति के आधार पर की गई है। बिल्किस की ओर से कहा गया कि रेप और हत्या के दोषी को समय पूर्व रिहाई नहीं मिल सकती। गुजरात सरकार की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक हत्या और रेप के दोषी को सजा पूरी होने से पहले रिहाई नहीं मिल सकती, जबकि 2014 में संशोधन के वक्त इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। उसी ग्रे एरिया का फायदा उठाकर रेप और हत्या के सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि फैसला लेने से पहले अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए था। बता दें कि गैंग रेप के वक्त 21 साल की बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार के जिन 7 लोगों की हत्या हुई थी
उसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस केस के 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के आदेश पर छोड़ा गया था। गुजरात की बिल्किस बानो के साथ साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इनको पिछले साल क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।